मेरे प्रिय बच्चों, आज देखो तुम्हारे सामने एक अद्भुत क्वेश्चन। सभी को इसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। आपको ये अजीब है, लेकिन सीखना भी बहुत जरूरी है। आप इसको पूरी मन और ध्यान से देखिए। देखने के बाद इसका हर एक एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले इस प्रश्न है, इस चित्र में O2 यानी ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के परिवहन पूरे हमारे शरीर में जब हम नाक द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं और वह ऑक्सीजन हमारा कोशिका में ग्लूकोज का भी गठन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, उसके बाद वह हमारे नाक से निकल जाता है। तो प्रवेश करने अंदर जाने के बाद किस किस परिपथ को वह पूरा करता है, कहां कहां से वह प्रक्रियाएं चलती है, इसको देखने के बाद आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले छोटा सा आप चित्र को समझिए। यहां आप देख रहे हैं ऊपर वाला भाग, यह है जो हम बताए थे फुसफुस की अंतिम शिरा कुटिका, यानी हमारी फेफड़े में फुसफुस में जब हवा भरती है तो रक्त से डूबा हुआ कुटिका में आती है। तो ये भाग आपका कुटिका की है, फेफड़े में। इसमें फुसफुस धमनी अलग होती है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, और ऑक्सीजन अवशोषण के लिए आपके पास फुसफुस शिरा है। एक केशिकाएं हैं, असंख्य महीन महीन केशिकाएं होती है। इसका काम है, रक्त वाहिका भी कहते हैं, इसका काम है ऑक्सीजन की सोखना। इसके बाद देखिए थोड़ा सा अंतर, एक चीज का अंतर, अब ध्यान दीजिए एक चीज का। जैसे अभी हम लोग पढ़े हैं कि हृदय द्वारा आपकी धमनी में हमारा रक्त कोशिका में आता है और धमनी से रक्त हमारी कोशिका में जाता है, लेकिन शिरा से वापस हमारी कोशिका में आता है। लेकिन यहाँ जो फेफड़ा में है वह इसके विपरीत होता है। यहाँ देखिए, शिरा से रक्त फेफड़ा में आता है, फिर ध्यान दीजिए शिरा से रक्त फेफड़ा में जाता है, और यहाँ धमनी से रक्त फेफड़ा से फिर कुटिका में जाता है। अंतर यहाँ हमारे हृदय की और यहाँ फेफड़ा में अंतर एकदम विपरीत है। जहाँ हृदय का काम वहां धमनी से हमारी कोशिका में जाता है और शिरा से वापस आता है, लेकिन ऐसा फेफड़ा में नहीं है, इसके एकदम विपरीत है। यहाँ शिरा से फेफड़ा में आता है और धमनी से फेफड़ा में जाता है। इसके बाद ये तो आप पढ़ चुके हैं इसके पहले वीडियो में, बायां आलिंद है और यह आपका यह बायां आलिंद है और बायां निलय, लेकिन यह दायां आलिंद और दायां निलय है। यह आपकी जो है मार्ग जो देख रहे हैं वह शिरा है, यह मार्ग जो है धमनी। यहाँ यह जो रचना आपको दिखाई दे रही है, यह हमारी कोशिका के अंदर, जैसे धमनी जब हमारी कोशिकाएं में रक्त को लेके जाती है तो असंख्य केशिकाएं में बदल जाती है। यही केशिकाएं हैं, तो ये धमनी की केशिकाएं हैं। इसका काम है रक्त को पतले पतले नलियों में विभक्त करके और कोशिका को ऑक्सीजन प्रदान करना। लेकिन वहां पर जस्ट अब देखिए इसका आधा भाग, अब यहां आप आइएगा तो यहां शिरा की केशिका है, इसका काम है तुरंत कार्बन डाइऑक्साइड रक्त को, जैसे ग्लूकोज का विघटन होने के बाद यहाँ पर लिखा गया है, जब ग्लूकोज का विघटन होगा तभी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और यहाँ से ऑक्सीजन आएगा, कोशिका में ग्लूकोज का विघटन करेगा,
जब CO2 बनेगा तो CO2 की यह जो कोशिकाएं हैं सोख लेगी, रक्त में मिला लेगी और वह रक्त इस मार्ग से फिर आएगा यहाँ, तो लगभग यह आपका दायां आलिंद में आएगा, फिर नीले में जाएगा, यहां से फिर आप देखते हैं जा रहा है फेफड़ा में। इस क्रम को हम व्यवस्थित ढंग से आपको समझाने जा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। हम यहां से भी शुरू कर सकते हैं, यहां से भी शुरू करते हैं। हम यहां से शुरू कर रहे हैं। देखिए, जब हम, फिर ध्यान से देखिए, जब हम नाक द्वारा या मंडल से हवा को लेते हैं तो वह हमारे फेफड़ा के फुसफुस में भर जाता है। यहाँ भरने के बाद जो फुसफुस की अंतिम शिरा कुपिका है उसमें दो भाग होते हैं। एक भाग होता है कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए, दूसरा भाग होता है ऑक्सीजन को रक्त में मिलाने के लिए। यहाँ ये अगर हमारा हवा यानी आया कोशिका में, तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ की जो कोशिकाएं हैं वह यह खून से डूबा हुआ रहता है, तुरंत इसमें का जो हीमोग्लोबिन है हमारे ऑक्सीजन को सोख लेता है। ध्यान दीजिए, यहाँ कोशिका में ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो है वह सोख लेता है और ऑक्सीजन वाला रक्त फिर यहां से हमारी निकलती हुई कहां पर आ रहा है, बायां आलिंद में। कहां आ रहा है, बायां आलिंद में। हृदय की क्रिया विधि में इसको अच्छा से आप समझे। बायां आलिंद में आने के बाद यहाँ पर कुछ जमा होगा, यहाँ पर वाल्व है, फिर जाएगा बायां निलय में। ध्यान दीजिएगा, दायां बायां बायां निलय में। इस निलय में अब कौन दाब होगा, प्रकुंचन दाब। इसका प्रकुंचन दाब होगा और इस दाब के प्रेशर से जो रक्त है वह यहां से धमनी से निकलते हुए कहां पर जाएगा, देखिए आ गया हमारे शरीर के अंग की कोशिका में। हमारे शरीर में जितने अंग है, अंगों की जो कोशिका है वहां ये धमनी रक्त लेके आ गया और इस रक्त में क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन। क्या घुला हुआ है, ऑक्सीजन। और यह ऑक्सीजन, क्योंकि ये कोशिका है, यहां पर लिखा गया कोशिका। अब इस कोशिका के कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन ग्लूकोज को क्या कर देता है, विघटन कर देता है, तोड़ देता है। तो एटीपी ऊर्जा और कुछ नाइट्रोजनी पदार्थ का निर्माण होगा, लेकिन जस्ट यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है उस कार्बन डाइऑक्साइड को हमारी सीरा की कोशिकाएं तुरंत क्या कर लेती है, रक्त में मिला लेती है। क्या करती है, रक्त में मिला लेती है। अब यह जो हमारा रक्त है कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रक्त है। अब कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ रक्त आता है इस मार्ग से, तो हमारे हृदय के दायां आलिंद में प्रवेश करता है। कहां प्रवेश करता है, दायां आलिंद में। और इस आलिंद में आने के बाद यहाँ जमा होता है, जमा होने के बाद यहाँ वाल्व होता है, वाल्व से फिर आ जाता है कहां पर, निलय में। कौन निलय में, दायां निलय में। और दायां निलय में यहाँ पर अनुशीतलन दाब होती है। इस दाब से रक्त फिर निकलता है इस मार्ग से, फिर कहा जाता है, हमारी फेफड़ा के कुपिका में। कहा जाता है, हमारी फेफड़ा के कुपिका में। वहां पर वह CO2 का CO2 जो होता है हमारे नाक के माध्यम से, CO2 हमारे नाक के माध्यम से बाहर निकल जाता है। उसके बाद फिर वह रक्त जो है आगे बढ़ता है।
तो यहाँ पर CO2 को वह छोड़ देगा, फिर आगे बढ़ेगा तो ऑक्सीजन को अवशोषित करेगा, फिर आएगा आपको बायां आलिंद में, फिर आएगा बायां नीले में, यहाँ पर कुंचन दाब होगा, फिर इस रास्ते से आएगा हमारी कोशिका में। कोशिका में यह केशिकाएं के रूप में आता है, वहां पर कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में ग्लूकोज का विघटन करता है। विघटन करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, फिर वह कार्बन डाइऑक्साइड रक्त लेके आता है, फिर यहाँ बायां आलिंद पे, फिर नीले में, फिर यह हमारे जाता है फेफड़ा में। यह चक्र निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो आप यहाँ देख रहे हैं यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, चलने वाली प्रक्रिया। यह कभी रुकता नहीं है और यह प्रक्रिया कभी कभी नहीं बंद होगी, निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है। तो इस डायग्राम को जहां हम यहाँ लिखे हैं सब हर जगह नामांकित कर दिए हैं। एक बार अगर कोई बच्चा इस कथन को बढ़िया से देख लिया, वह जीवन भर इस प्रक्रिया को याद रखेगा। तो सभी से पहला तो आपसे निवेदन है कि यह वीडियो की फिगर और हमारे बताए हुए कथन को एक लगातार ध्यान से देखिए, देखने के बाद कमेंट करिए। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, अगर होता है तो फिर कमेंट में बताइएगा। तो यह हम सिर्फ परिवहन और व्यवस्थापक निरूपण आपको दिखाए हैं। यहाँ पर ये चित्र में आपको स्पष्ट दिख रहा है कि हमारा नाक के द्वारा जो हवा आता है यहाँ पर हमारी कुपिका रक्त में मिलाती है, उसका चक्र ऐसे घूमता है, फिर यहाँ से निकलता है, फिर कोशिका में जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में या कोशिका द्रव में ग्लूकोज का विघटन होता है, फिर CO2 बनता है, CO2 फिर हमारे रक्त में घुल जाता है, रक्त CO2 घुला हुआ रक्त फिर हमारे हृदय के दायां आलिंद में आता है, यहाँ से फिर इकट्ठा होने के बाद नीले में आता है, नीले में जो अनुशीतलन दाब होगी फिर यह रक्त को फेफड़ा में भेजती है और फेफड़ा में कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ के ऑक्सीजन को ले लेता है। तो यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी भी रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है। लेकिन अब तो हमारा पहला प्रश्न क्या था, इसका उत्तर जो है वह यहां से मिलेगा। इसमें प्रश्न क्या है कि O2 तथा CO2 के परिवहन और विनिमय का व्यवस्थापक निरूपण सचित्र वर्णन करें। तो देखिए कहां से ऑक्सीजन स्टार्ट किस तरह से आ रहा है इसको हम 2 बार बता चुके हैं। फिर ये आके हमारी कोशिका में, केशिकाएं में ग्लूकोज का विघटन, कार्बन डाइऑक्साइड बनना, फिर हृदय में यहाँ आके, फिर यहाँ आके, फिर इसे फेफड़े में आना। तो ये चक्र निरंतर चलता रहता है। तो इसी को हम कहते हैं CO2 और O2 के परिवहन तथा विनिमय। देखिए विनिमय यहाँ होती है, विनिमय की प्रक्रिया यहाँ हो रही है, ऑक्सीजन CO2 में बदल रहा है, लेकिन यहाँ भी ऑक्सीजन मिल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, नाक से CO2 निकल रहा है। पहला बात तो यह चित्र स्पष्ट, इस चित्र का अगर आकलन करेंगे, हमारी बातों को ध्यान से सुनेंगे तो इसमें ना समझ की कोई हमारे समझ से बात आ ही नहीं सकती है, एकदम समझ में आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र, आपका एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हमेशा देखे होंगे। दोहरा परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? तो इसको समझाने के लिए एक चक्र को पूरा होने में रक्त को हृदय में 2 बार गुजरना पड़ता है।
एक चक्र पूरा होने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है और इसी को हम लोग दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। खैर तो परिभाषा है। आप यहां देखिए कि 2 बार किस तरह आ रहा है, ध्यान दीजिए। यहां आप देखिए, अगर हम यहां से शुरू करें तो यहां से CO2 लेकर रक्त हमारा आ रहा है। ध्यान दीजिएगा हमारे हाथ के तरफ, यहां से आ रहा है। कहां आ गया हमारे हृदय के, कहां, दाया आलिंद। रक्त कहां आ गया, दाया आलिंद। फिर कहां आया, निलय। अब निलय से देखिए निकल रहा है। निलय में अनुशीतलन दाब इसको फिर प्रेशर से भेज रही है, कहां पर, फेफड़ा में। अब इसका ऊतिका इसको अवशोषित कर दिया और ऑक्सीजन को मिला लिया। अब फिर यह आ रही है कहां, यहां, फिर हृदय में आ गई। एक बार यहां आई, एक बार यहां आई और आने के बाद फिर आती है बाया निलय में, फिर वह निकल के फिर यहां आती है। तो देखिए हम यहां से स्टार्ट किए थे ना, हम यहां से स्टार्ट किए थे, तो यहां से फिर यहां आने में 2 बार रक्त को हृदय से गुजरना पड़ता है। एक बार और ध्यान से देखिए। फिर हम फर्स्ट यहां से स्टार्ट करते, देखिए हमारे खली को यहां से मैं स्टार्ट करते, देखिए यहां से CO2 लेके चला, कहां आया, दाया आलिंद में। फिर कहां गया, निलय में। निलय में वो भी आपका दाया निलय में, यहां अनुशीतलन दाब हुई, कहां गया, फेफड़ा की कोशिका में। अभी फिर ऑक्सीजन ले लिया, यहां CO2 छोड़ के ऑक्सीजन ले लिया। फिर देखिए अभी चक्र एक ही चल रहा है, तब तक फिर आ गया कहां, बाया आलिंद में। फिर कहां चला गया, निलय में। फिर अभी ये निकल रहा है, एक बार यहां प्रवेश किया, फिर आपको यहां से आके फिर यहां प्रवेश किया, फिर यहां से निकल रहा है और यहाँ आ रहा है कहां पर, यहाँ पर। अगर आप ध्यान दिए हैं तो रक्त हृदय में एक तो यहां और दूसरा यहां, फर्स्ट सेकेंड, एक चक्कर पूरा करने में रक्त को हृदय से 2 बार गुजरना पड़ता है। इसको दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही आपके जीवन प्लस आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसके पहले जो हमारा वीडियो है मानव हृदय, अगर उसको एक बार देख लीजिए और देखने के बाद इसको फिर देखिए, पूरा 100% यह आपका कंप्लीट हो जाए। और जितना भी प्रश्न इस पर पूछेगा सब प्रश्न का हल हो जाए। इसका एक एक पहलू से प्रश्न बनता है। यहाँ कहाँ ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, कहाँ ऑक्सीजन रक्त ग्रहण करता है, वह पहले बार हृदय के 4 कोष्ठ में कहाँ पहुंचता है। कभी कभी इसको पूछता है कि कहाँ पर प्रकुंचन दाब होता है, तो यह रक्त हमारे शरीर की कोशिका में जाती है। यह रक्त जो जाती है वह किस वही नलिका से जाती है, यहाँ पर धमनी, जो हृदय से रक्त कोशिका में जाती है वह धमनी, जो कोशिका से फिर हृदय में आती है वह सीरा। लेकिन एक बात शुरू में भी बोले थे, अभी भी हम आपको बोल रहे हैं कि हृदय में रक्त जो आने का मार्ग है, हृदय से शरीर में जाने का जो मार्ग है धमनी है, और जो आने का मार्ग है वह सीरा है। लेकिन जस्ट इसका उल्टा यहाँ पर है। देखिए यहाँ जो ऑक्सीजन आने का जो मार्ग है हृदय में वह सीरा है, और जो जाने का मार्ग है वह धमनी। इस प्रश्न पर आपका ये ध्यान रखना है कि फेफड़ा में और हमारे हृदय में जो रक्त का परिवहन का मार्ग है वह बदल रहा है।
यहाँ के लिए होगा सिरा, यहाँ के होगा धमनी। हमारे इस कोष्ठ में अगर बात करें तो आपका धमनी होगा, हृदय सिरक धमनी से निकल के कोशिका में जाता है, कोशिका से सिरा से निकल के हृदय में आता है, लेकिन हमारी कुपिका यानी फेफड़ा में वह धमनी से जाता है और सिरा से निकल कर फेफड़े में आता है। अगर इस पर क्वेश्चन बन जाए तो आपको ये ध्यान देना है, अगर कोष्ठ की बात आए तो 4 कोष्ठ हृदय में है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। कौन सा निलय, एक और क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा है कि किस निलय के प्रकुंचन दाब से रक्त हमारे शरीर में पहुंचता है, तो वह जो है आपका बायां निलय होगा। बायां निलय के प्रकुंचन दाब से शरीर में रक्त हमारी कोशिका में पहुंचता है। कभी ये भी बन सकता है कि जब शरीर की कोशिका से रक्त सिरा से आता है तो पहले किसमें प्रवेश करता है? बड़े बड़े हम एक आपको बता रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम में ये सवाल पूछता है, रक्त का प्रवेश लौटने के बाद रक्त कहाँ जाता है, फिर प्रकुंचन दाब कहाँ होता है, अनुशीतलन दाब कहाँ होता है। तो यह जो टॉपिक आज हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं बहुत ही शानदार है। इसका एक एक भाग, एक एक कथन आपके एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और आगे जीवन में जितना एग्जाम आपको साइंस संबंधित होगा सब में बहुत सक्रिय भूमिका इसका होगा। तो इसी से हम अब सभी बच्चों से मात्र एक बात कहना चाहते हैं कि आप इस डायग्राम को बनाइए, इसका एक एक कथन को जो नामांकित किया गया, हर जगह पर जो चीज होने वाला है सब लिख दिया गया है। आप एक बार इस वीडियो को देखिए और इसके नामांकित भागों के नामों को पढ़िए और हमारे बोले हुए कथन को दोहराइए। आपको जीवन में इस पे कोई भी प्रश्न आएगा, कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। तो सभी बच्चों से हमारा रिक्वेस्ट है, इस डायग्राम को बनाएं, इस पर आधारित हर एक प्रश्न को आप अभ्यास करें। शायद मेरा मानना है कि इस पर किसी भी प्रकार का प्रश्न अगर पूछ दिया जाए तो सारे प्रश्न का आंसर इस डायग्राम में छिपा हुआ है। इस डायग्राम से अलग प्रश्न बनना बहुत मुश्किल है। अगर प्रश्न बनता भी है तो भी आप इस डायग्राम के माध्यम से इसका जवाब दे सकते। कथन को मेन जो कथन हमारा यह है, इसी को हम लोग इस डायग्राम से जान रहे हैं, लेकिन एक दूसरा प्रश्न भी इसी कथन से तैयार होगा और बहुत सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव तो तमाम क्वेश्चन इस पर बन सकता है। एक एक पार्ट, एक एक पहलू पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो इसको बहुत गंभीरता से देखें और देखने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है फिर बोलिए। हमारे समझ से तो कोई समस्या आपको नहीं होना चाहिए। तो इसी के साथ हम सभी बच्चों को हार्दिक अभिनंदन, आशीर्वाद देते हैं कि आप इसको ध्यान से देखें। आगे वाला जो टॉपिक है उसको हम इसी तरह डायग्राम के द्वारा आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और इसको हम ज्यादा इसमें कुछ दूसरा चीज नहीं जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसमें कोई दूसरा चीज जोड़ दें तो इसको समझने में थोड़ा आपको दिक्कत हो सकती है। तो एक बार में इसको ही आप समझें, अगला बार में फिर हम इसके बाद आपसे मिलेंगे। थैंक यू सभी को।